हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोरणायन को, और कार्बोरणायन के बारे में जानेंगे कि कार्बोरणायन किसे कहते हैं, कार्बोरणायन के प्रमुख लक्षण लिखिए और कार्बोरणायन की संरचना को समझाइए। पिछली वीडियो में हमने कार्बोधनायन को समझा था और उसी से संबंधित टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि कार्बोरणायन किसे कहते हैं और कार्बोरणायन के प्रमुख लक्षण लिखिए, इसकी संरचना समझाइए। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा हो स्टूडेंट आपको कि कार्बोरणायन, यहाँ पे कार्बो शब्द उपयोग किया गया है कार्बन के लिए, और ऋणायन आप जानते हैं कि ऋणावेश। तो वह कार्बन या वह ऋणायन जिनमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश, जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश पाया जाता है, कार्बोरणायन, कार्बोनियन आयन या कार्बो एनायन कहलाते हैं। इनका निर्माण बिस्मास बंध विखंडन के द्वारा होता है। अब बिस्मास बंध विखंडन हमने पहले ही बताया था आपको मुक्त मूलक में कि बिस्मास बंध विखंडन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दो कोई कार्बन है या कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ए और बी दो कोई अभिकर्मक, और दोनों आपस में ये इस प्रकार साझा करके इलेक्ट्रॉनों का बंध बना लेते हैं। अब यदि हम इन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा करके हैं, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु ले जाए तो जो परमाणु ले जाएगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो जिसके इलेक्ट्रॉन वो ले गया है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहीं से कार्बो कैटायन का निर्माण होता है और यहीं से कार्बो ऋणायन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के विखंडन को कहते हैं हम बिस्मास बंध विखंडन। इसके उदाहरण हो जाएंगे मेथिल कार्बोरणायन और एथिल कार्बोरणायन। उदाहरण के रूप में आप ये हिंदी में लिख सकते हो, और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH3, और इसके ऊपर कार्बोरणायन है इसलिए माइनस चार्ज। इसी प्रकार से CH3 CH2, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा ऋणायन। तो इस प्रकार से आप एथिल कार्बोरणायन का भी सूत्र ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोरणायन के लक्षण की। तो कार्बोरणायन के क्या लक्षण हैं, जैसे कि उसमें हमने समझे थे कार्बोधनायन में। देखिए, तो इसके जो लक्षण हो जाएंगे कि पहला तो ये कि यह ऋणावेशित होते हैं, तो पहली विशेषता तो इसकी यही हो जाएगी। दूसरी ये है कि केंद्रीय परमाणु के कार्बन के जो केंद्रीय परमाणु जो कार्बन है, जैसे CH3- को हम लें तो इसका जो कार्बन परमाणु जो केंद्रीय है, इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन के पास अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ने बंध बना लिए। यहाँ पर 3 शेयरिंग हुई होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन गए। एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के हो गए, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था जो कार्बन के पास है, एक्स्ट्रा है, कार्बन के पास उपस्थित है, तो होगा इसके टोटल कितने, 6 और 1 7। अब इसके ऊपर 1 लगा है माइनस चार्ज, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8, 2 4 6 और 8। तो इसलिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता इसकी बनती है कि यह अत्यधिक क्रियाशील, जो भी बच्चों कार्बोकैटायन हो, कार्बोरणायन हो या फिर मुक्त मूलक हो, ये तीनों ही स्पीसीज़ कैसी होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ये इस रूप में नहीं रह सकती हैं, जल्दी से किसी से क्रिया करके अपना अष्टक पूरा करना चाहती हैं, और यह अस्थायी होती हैं, इसलिए अस्थायी भी हैं क्योंकि जल्दी से क्रिया करना चाहती हैं। और चौथी विशेषता है इसकी कि यह इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण, आप देख रहे हैं कि कार्बोरणायन में ऋणायन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, दान दे सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण नाभिक स्नेही कहलाते हैं, इसलिए इनको हम नाभिक स्नेही कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इनके ऊपर माइनस चार्ज है। इस वजह से यह जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जैसे कि आपका जो धनावेश होते हैं, नाभिक स्नेह होते हैं, नाभिक होता है, उसके प्रति अधिक बंधता रखेंगे। इसके बाद 5वीं विशेषता बन जाती है कि ऋणावेशित कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है। आपने देखा कि कार्बन जो है 3 बंध बना लिए थे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए थे, एक कार्बन का पहले से था और एक इसने ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल, ये लोन पेयर की संख्या और सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और लोन पेयर की संख्या 1। तो टोटल 4 कक्षक यहाँ पर भाग लेते हैं, जिससे इसमें आप देख सकते हैं कि 1 s कक्षक होगा और 3 p कक्षक होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर संकरण हो जाता है sp3 संकरण। इसके बाद आता है कि यह मुक्त मूलक के नाम से पुकारे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मुक्त मूलक के नाम से पुकारे जाते नहीं हैं, यहाँ पर हो जाएगा यह कार्बोरणायन के नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक है, और हालांकि ये मुक्त मूलक भी कह सकते हैं, क्योंकि मुक्त मूलकों के रूप में ये होते हैं
और ये किसी से न किसी से क्रिया मुक्त मूलक के रूप में होते हैं और किसी न किसी से क्रिया जरूर करेंगे। तो अब ये कार्बोनायन के नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे कि मेथिल कार्बोधनायन। यहाँ पर जो ये धनायन गलती से लिखा गया है, एक कार्बोनायन लिखेंगे आप, मेथिल कार्बोनायन यानी CH3-। इसके बाद यह संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं, भी लिखना आपको यहाँ पर, यह संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। तो ये थे कार्बोनायन के लक्षण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनायन की संरचना की। तो कार्बोनायन का ऋणावेशित कार्बन sp3 संकृत होता है, और जिसमें भी sp3 संकरण होता है तो उसकी आकृति होनी चाहिए चतुष्फल की। लेकिन इस पर आपने देखा कि लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसमें और लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसकी जो आकृति है वो चतुष्फल की ना होकर कैसे हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। जिसमें 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 आबंधी से मतलब बच्चों जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो वो होते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन, आबंधी, और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो शेष बच जाता है जो बंध नहीं बनाते उनको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, या ये लिख सकते हैं होना चाहिए, परंतु इसकी जो संरचना है वो कैसी हो जाती है, आकृति पिरामिडीय हो जाती है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं इसका, ये आकृति है जो कि पिरामिड जैसी है। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय और जो आकृति है वो पिरामिडीय हो जाती है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्किल समूह या आप यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, और ये माइनस जो कि ऋणायन है कार्बन पर पाया जाता है, और ये जो है यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं, और ये है इस प्रकार से इसकी संरचना। इसके बाद हम जो है बात करते हैं इसके कार्बोनायन के स्थायित्व की, कि कौन सा कार्बोनायन जो है ज़्यादा स्थायी होता है। तो देखिए कार्बोनायन पर ऋणावेश होता है, और एल्किल समूह जोड़ होने पर यह इलेक्ट्रॉन निर्मोची होने के कारण एल्किल समूह क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को निर्मोच करता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन देता है। के कारण ऋणावेश की मात्रा और बढ़ा देते हैं। ये जो CH3 समूह जोड़े रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर मात्रा और बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिससे इनका जो स्थायित्व है वो कम हो जाता है। स्थायित्व कम का मतलब है कि ये अस्थायी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के कारण ये क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्रिया करेंगे। तो स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे CH3 जो है सबसे ज़्यादा स्थायी है ना, यहाँ पे क्योंकि CH3 ग्रुप एक भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन होना तो इस पर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री में यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा एल्किल समूह या मैथिल समूह यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि CH3 होल C इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। तो इसमें सबसे ज़्यादा निर्मोची समूह होने के कारण ये सबसे कम आपका स्थायी होगा, सबसे अस्थायी होगा। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन, CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका स्थायित्व का क्रम है कार्बोनायन का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो है अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।